हेलो, गुड इवनिंग सभी को। और अपने रक्त वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके अंदर अपने रक्त के सभी कार्य देख चुके थे, यानी रक्त जो है वो किस प्रकार के अपनी बॉडी के अंदर काम करता है उसके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। ठीक है, तो एक बार मैं वापस थोड़ा सा इसका रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद में कंटिन्यू आगे करते हैं रक्त को। तो रक्त के सबसे पहले कार्य देखे थे, उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि रक्त क्या है। एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त को क्या बोलते हैं? तरल संयोजी उत्तक बोलते हैं। और रक्त के कार्यों की बात की थी तो रक्त क्या है? गैसीय विनिमय करने का काम करता है। रक्त क्या काम करता है? गैसीय विनिमय करने का काम करता है, यानी गैसों का आदान प्रदान करता है। मैंने बताया था जो भी गैस अपने फेफड़ों के अंदर आ रही है, अपने नासा छिद्र से होती हुई जो ऑक्सीजन अपने फेफड़ों के अंदर आ रही है, और उसी ऑक्सीजन का उपयोग कौन कर रहा है? रक्त कर रहा है। यानी ऑक्सीजन को रक्त फेफड़ों से कहाँ तक लेके जा रहा है? कोशिकाओं तक लेके जा रहा है। और उन कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी बना रहा है। उस दौरान वहाँ से क्या निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। उस दौरान वहाँ से क्या निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, यानी CO2 निकल रही है। और उसी CO2 को रक्त जो है वो क्या करेगा? कोशिकाओं से वापस कहाँ तक लेके आएगा? फेफड़ों तक लेके आएगा। तो इसलिए अपने बोल सकते हैं कि रक्त जो है वो क्या करता है? गैसीय विनिमय करता है। क्लियर हो गया? उसके बाद में बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नियत रखता है, बना के रखता है 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बताया था 98.4 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में बताया था 310 केल्विन। ठीक है, तो ये जो ब्लड के बारे में छोटी मोटी जो भी बातें थी वो अपने कर चुके थे। आगे बात करते हैं कि रक्त के अंदर मैंने बताया था 55% जो है वो क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। यानी रक्त के अंदर 55% प्लाज्मा पाया जाता है। और कितने परसेंट हो जाएगा? 45% जो है वो क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो बात करेंगे रक्त कोशिकाओं की, उससे पहले अपने थोड़ी सी आरबीसी के बारे में पहले ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि छोटी बड़ी आरबीसी क्या किया जाता है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो रक्त के अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो बात करते हैं रक्त के अंदर कोशिकाओं के प्रकारों की। ठीक है, उससे पहले इनको बांट लेते हैं, इनका वर्गीकरण देखें। रक्त का अपने वर्गीकरण देखें तो रक्त को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो अपने बोल सकते हैं कि कठोर भाग, या अपने बोल सकते हैं तरल भाग। ठीक है, या बोल देंगे तरल भाग। ये पहला भाग कौन सा हो जाएगा? तरल भाग। रक्त का तरल भाग, और रक्त का क्या हो जाएगा? कठोर भाग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कठोर भाग। कठोर भाग, ये रक्त का हो जाएगा कठोर भाग। अब तरल भाग के अंदर क्या आता है? तरल भाग के अंदर आता है प्लाज्मा। क्या आता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉडी के अंदर या रक्त के अंदर प्लाज्मा का प्रतिशत मान कितना है? तो प्लाज्मा भाई साहब पाया जाता है 55%। प्लाज्मा कितना पाया जाता है? 55% पाया जाता है। और कठोर भाग की बात करें तो कठोर भाग के अंदर आती है कोशिकाएं। कठोर भाग के अंदर क्या आती है? कोशिकाएं आती है। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक कोशिका जिसके बारे में जानते हो आरबीसी, ये हो जाएगा डब्ल्यूबीसी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी? प्लेटलेट्स हो जाएगी। प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं हो जाएगी। इन तीनों प्रकार की रक्त कोशिकाओं के बारे में विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कोशिकाएं कितने प्रकार की हो जाएगी? 3 प्रकार की कोशिकाएं हो जाएगी। अब रक्त प्लाज्मा जो है उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी प्लाज्मा की हिस्ट्री देख लेते हैं, कुंडली देख लेते हैं। इस प्रकार यहाँ प्लाज्मा से किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। तो प्लाज्मा के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि प्लाज्मा जो है उसके बारे में मैंने बताया था कि पहले, अभी तो क्या है कि टेक्नोलॉजी विकसित हो गई। पहले डॉक्टर साहब क्या करते थे? जब भी अपने बीमार होते थे तो डॉक्टर साहब क्या करते थे? अपने इंजेक्शन लगा के, इंजेक्शन के माध्यम से बॉडी से क्या निकालते थे? खून निकालते थे। रक्त को निकालने के बाद में परख नली में डाल के वो एक मशीन के अंदर उसको अपकेंद्रण करवाते थे। तो देखा होगा सारी कोशिकाएं पेंदे के अंदर नीचे बैठ जाती है, और ऊपर हल्का हल्का पीले कलर का एक पानी, या अपने बोल सकते हैं कि जेली के समान एक हल्का पीले कलर का क्या आ जाता है? पानी सा आ जाता है, ऊपर पदार्थ आ जाता है जेली के समान। उसी जेली के समान वाले पदार्थ को अपने क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। उसी को अपने क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। ये बात ध्यान में रखनी है कि प्लाज्मा कैसा होता है? प्लाज्मा भाई साहब हल्का क्षारीय होता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद में प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? हल्का पीला होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? हल्का पीला भी होता है। ठीक है, कलर की बात करें तो ये हल्का पीला व हल्का कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्योंकि मैंने बताया है कि रक्त का पीएच मान कितना है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और मैंने बताया था 7 से कम वाले सारे अम्लीय होते हैं, और 7 से ऊपर वाले कैसे हो जाएंगे? क्षारीय, और 7 वाले कैसे हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। तो 7.4 रक्त का क्या है? रक्त का 7.4 पीएच मान है। ये क्या आ जाएगा? पीएच मान आ जाएगा। तो रक्त खुद कैसा है? क्षारीय है। और क्षारीय क्या हो जाएगा? इसके अंदर प्लाज्मा हो जाएगा। यानी रक्त का टोटल भाग, उनमें से 55% भाग किसने रोक रखा है? प्लाज्मा ने रोक रखा है।
उसके बाद में प्लाज्मा से कोशिकाएं पूछ ली जाती है, सॉरी प्रोटीन पूछ ली जाती है कि प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है, ठीक है, कौन कौन सी प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। तो दो प्रकार के इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, ध्यान में रखना है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन कौन सी है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन एक तो पाई जाती है इसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गया। दूसरी जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी है, ग्लोब्युलिन प्रोटीन, कौन सी है, ग्लोब्युलिन प्रोटीन, ठीक है। ये दो प्रोटीन जो है वो मेन है। अब ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, जबकि एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन आपने देखा होगा अपना रक्त का प्रासरण मान जो है, जिसको रक्त सान्य बोलते हैं, अपना जो रक्त है वो जैसे चाशनी होती है ना, चाशनी, चीनी से जो घर पे अपने चाशनी तैयार करते हैं, तो आप चाशनी को हाथ में लेके देखना, इस प्रकार से लेयर उठती है उसके अंदर, ठीक है। तो उसी प्रकार से अपना जो ब्लड है उसके अंदर भी इस प्रकार से चाशनी के समान प्राशन सान्यता पाई जाती है, सान्यता पाई जाती है। और वो सान्यता किसके द्वारा बनाई जाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के द्वारा बनाई जाती है। जबकि ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाता है एंटीबॉडी। ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। ये क्या बनाता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ये एंटीबॉडी बनाती है। ये प्रोटीन क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। जबकि ग्लोबुलिन प्रोटीन, सॉरी एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करेगा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन करेगा रक्त प्रासरण मान या प्रासरण सान्य, रक्त प्रासरण सान्य, ठीक है। सान्य का मतलब हो गया जिस प्रकार से चाशनी जो है, आपने देखा होगा कहीं से रक्त, मान लो उंगली कट जाए, उंगली कटने के बाद में रक्त की कुछ बूंदें जमीन पर गिरती है, तो रक्त की बूंदों के अंदर से ऐसे लेयर सी उठती है, तार सी बनती है, चाशनी के समान चिपचिपा होता है, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। कैसे कंटिन्यू रहेगा, मान लो ये पाइप है, ये क्या है, पाइप है। इस पाइप के अंदर मान लो अगर जल प्रवेश करवा दिया जाए, जल प्रवेश करेगा तो जल जो है, जैसे मान लो यहाँ पे मोटर लगी हुई है, यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मोटर से क्या कर रहे हो, पानी को प्रवाहित कर रहे हो। तो मोटर जैसे ही लाइट चलेगी, मोटर जैसे ही बंद होगी तो क्या हो जाएगा, मोटर जैसे ही बंद होगी तो पानी क्या हो जाएगा, तुरंत प्रभाव से बंद हो जाएगा, और कुछ देर बाद यहाँ का पानी, पाइप का पानी जो है धीरे धीरे बह के बाहर भी हो जाएगा। उसके बाद में मान लो वापस लाइट आएगी, तो आपने देखा होगा इस मोटर वाली पाइप के अंदर क्या चलते हैं, डिब्बे से चलते हैं, पानी के क्या चलते हैं, स्पोर्ट, पानी के छोटे छोटे डिब्बे से दौड़ते हैं। तो अपने को लगता है थोड़ी देर बाद में डिब्बे दौड़ेंगे, उसके बाद में क्या होगा, पाइप वापस से पूरी भर जाएगी, ठीक है। अब यही मानो कि आपने क्या कर दिया, रक्त का ये कुआं है, मान लो ये रक्त का भरा हुआ है, या मान लो ये चाशनी का भरा हुआ है। किसका भरा हुआ है, जो चीनी से बनाई हुई चाशनी है, वो मोटर चल रही थी, फिर लाइट चलेगी, तो क्या होगा, पाइप पूरी की पूरी क्या हुई है, चाशनी से भरी हुई है। जैसे ही लाइट जाएगी, मोटर जो पाइप के अंदर से चाशनी बाहर निकल रही है वो क्या हो जाएगा, अचानक से बंद हो जाएगी। जैसे लाइट आएगी, जैसे मोटर स्टार्ट होगी वापस, तो भरी की भरी पाइप जो होगा वापस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि रक्त के अंदर जो, अपने शरीर के अंदर जो रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं, उन रक्त नलिकाओं के अंदर स्पॉट ना बने, उन रक्त नलिकाओं के अंदर हवा का दबाव ना बने, स्पॉट ना रहे, कहीं रक्त चल रहा है कहीं खाली जगह है, ऐसी कंडीशन ना हो। इसलिए क्या होता है कि रक्त का प्रासरण सान्य मान बनाए रखना जरूरी होता है। और वो कौन बनाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनाती है। वो कौन बनाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनाती है। और एल्ब्यूमिन प्रोटीन, अपने बात करें कि रक्त का प्राशन साम्य मान कितना होता है, या प्राशन मान कितना होता है, तो ये होता है 28 से 32 mm ऑफ Hg होता है। कितना होता है, 28 से 32 mm ऑफ Hg, 28 से 32 mm ऑफ क्या होता है, Hg होता है पर मर्क्यूरी, ठीक है। ये ध्यान में रखोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त का प्राशन सान्य मान कितना होता है। तो रक्त का प्राशन सान्य मान भाई साहब 28 से 32 mm ऑफ Hg होता है। कौन बनाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनाती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन किस प्रकार से काम करती है, मैंने मोटर का उदाहरण देकर आपको समझा दिया है। यदि पानी उठा रहे हैं मोटर से, तो लाइट जाने पे मोटर अचानक से बंद हो जाएगी, लाइट आने पे मोटर स्टार्ट होगी, तो देखा होगा पाइप के अंदर डिब्बे से दौड़ते हैं, पाइप के अंदर हवा भर जाती है, वो हवा रक्त नलिकाओं के अंदर ना भरे, इसलिए एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन रक्त का प्राशन सान्य मान बनाती है, इसको चिपचिपा बनाती है, चाशनी की तरह बनाती है, ताकि रक्त के सभी कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहें, इसके बीच में हवा का प्रवेश ना हो। तो रक्त का प्राशन सान्य मान कितना होता है, 28 से 32 mm ऑफ Hg होता है। ये बात ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में दूसरी प्रोटीन जो इसके अंदर पाई जाती है, वो पाई जाती है ग्लोबुलिन प्रोटीन। और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है वो एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करती है, एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। उसके अलावा दो प्रोटीन और ध्यान में रख लेना, फाइब्रिनोजन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी पाई जाती है, और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन भी पाई जाती है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन
ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन या थ्रोम्बिन प्रोटीन एक ही बात है, लेकिन मेन जो दो प्रोटीनें हैं ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन कौन सी? एल्ब्यूमिन प्रोटीन और ग्लोबुलिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन को और ग्लोबुलिन प्रोटीन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है इनको? प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो ये बात होगी प्लाज्मा की। प्लाज्मा को मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं कि पूरे रक्त की अगर अपने बात करें तो पूरे रक्त में से 55% जो तरल भाग होता है वो किसका होता है? प्लाज्मा का होता है, ठीक है। प्लाज्मा 55% होता है, 45% क्या बच जाएगा? कठोर भाग, जिसके अंदर क्या आती है? कोशिकाएं आती है। 45% भाग में क्या आती है? कोशिकाएं आती है साहब, ठीक है। उसके बाद में बात करें कि प्लाज्मा जो होता है 55% हो गया, उसकी प्रकृति की बात करें, प्रवृत्ति उसकी कैसी है, तो वो प्रवृत्ति कैसी रखता है? क्षारीय प्रवृत्ति रखता है, ठीक है, क्योंकि 7.4 रक्त का पीएच है। वही बात करें, ये कैसा होता है? हल्का पीला होता है। ये कैसा होता है? हल्का पीला होता है। प्रोटीन की बात करें तो इसके अंदर मेन मुख्य जो दो प्रोटीन है वो ध्यान में रखनी है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, रक्त प्राशन साम्य मान बनाती है, सान्य मान 28 से 32 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। वहीं पे बात करें ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन भाई साहब एंटीबॉडी बनाती है, और मनुष्य के शरीर के अंदर 5 प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। कितने प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है? 5 प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी क्या होती है? बाहर से जितने भी रोग आ रहे हैं उन रोगों से लड़ने की अपने शरीर के अंदर जो विपरीत क्षमता है, उन रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जिसको अपने इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, ठीक है, उसी का हिस्सा क्या है? एंटीबॉडी है, ठीक है। एंटीबॉडी अपने पढ़ेंगे प्रतिरक्षा वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। 5 प्रकार की होती है, इतने ध्यान रख लेना। उसके बाद में 2 प्रोटीन और ध्यान में रख लेना, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ये ध्यान में रख लेना। ये होगी साहब प्लाज्मा की बात। ये किसकी बात होगी? प्लाज्मा की बात होगी। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में बात करेंगे रक्त कोशिकाओं की। रक्त कोशिकाओं के ऊपर अपने चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। अब बात करते हैं रक्त कोशिकाओं की, कि रक्त कोशिकाएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो सामने बोर्ड पे नजर आ रहा है आपको रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की है साहब? रक्त कोशिकाएं सर 3 प्रकार की। प्लाज्मा की बात होगी, ये प्लाज्मा को कर दिया रफ, ठीक है। अब अपने को पढ़नी है रक्त कोशिकाएं, यानी रक्त को पढ़ने के लिए प्लाज्मा देख चुके हैं, और उसके बाद में क्या देखेंगे? कोशिका देखेंगे। और सबसे पहले कोशिका जो देखेंगे वो कौन सी देखेंगे? आरबीसी देखेंगे। कौन सी देखेंगे? आरबीसी कोशिका। तो यहाँ से लिख देते हैं, ये होगी अपनी आरबीसी, ठीक है। आरबीसी को किन किन नामों से जाना जाता है पहले तो वो बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिका। इसको क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिका, ठीक है। लाल रक्त कणिका, ठीक है। ये कोशिका बोलने को बोल दी जाती है, लेकिन ये कपुल्स होती है, कोशिकाएं नहीं होती, ठीक है। आरबीसी के अंदर कोशिका की प्रवृत्ति रखने के लिए केंद्रक जरूरी होता है, लेकिन अपने आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। अपनी आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। इनको अपने क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कैप्सूल्स बोलते हैं, कणिकाएं बोलते हैं, न कि सेल बोलते हैं। रेड ब्लड सेल नहीं बोलते। यहाँ पे सी का मतलब सेल नहीं है, यहाँ पे सी का मतलब क्या है? कैप्सूल्स है, यानी रेड ब्लड कैप्सूल्स यानी कणिकाएं, सेल नहीं है, क्योंकि ये सेल मैच्योर नहीं होती पूरी तरह से। जब ये बनती है उस दौरान इसके अंदर केंद्रक होता है, लेकिन बाद में केंद्रक नहीं होता, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं? इसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट कोशिका। इसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट सेल बोल देते हैं, या इरिथ्रोसाइट बोलने को बोल देते हैं। लिख दो इरिथ्रोसाइट सेल, ठीक है। वैसे वास्तव में क्या होती है? कणिकाएं होती है, जो सेल का एक छोटा प्रकार मान लो। इरिथ्रोसाइट बोल देते हैं। इसी को ही क्या बोल देते हैं? इसी को ही बोलते हैं लाल रक्त कणिका, और इसी को बोल देते हैं आरबीसी। ये 2 नाम मेन आपको ध्यान में रखने हैं इरिथ्रोसाइट का। अब आरबीसी की कुछ और बातें करते हैं कि आरबीसी किस प्रकार की होती है और कैसे बनती है। पहले जीवों के अंदर बात कर लेते हैं। मनुष्य के अंदर पढ़ रहे हैं तो मनुष्य के अंदर बात करते हैं कि आरबीसी का व्यास कैसा होता है। व्यास से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो व्यास की बात करें, आरबीसी का व्यास जो है मनुष्य के अंदर बात कर रहा हूं मैं, कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4 जो होता है इसका व्यास होता है। और कैसी होती है? वर्ताकार होती है। कैसी होती है? वर्ताकार होती है। ये साहब कैसी होती है? वर्ताकार होती है, बाइकोलमेंट होती है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। व्यास होगी ये तो मनुष्य के अंदर। वहीं पे बात करें कि सबसे छोटी आरबीसी किसमें पाई जाती है? सबसे छोटी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी किसमें पाई जाती है? तो साहब सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है कस्तूरी मृग में। किसमें पाई जाती है? कस्तूरी मृग, यानी मस्क डियर जिसको बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? मस्क डियर भी बोलते हैं, मस्क डियर, ठीक है। मस्क डियर या कस्तूरी मृग यानी हिरण, उसके अंदर क्या पाई जाती है? सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। व्यास उसकी अगर बात करें तो लगभग मैं बता रहा हूं 2.4 या 5 के समथिंग इनका म्यू लगभग इसका व्यास जो है होता है। लेकिन वहीं पे बात करें 7.4 म्यू में है, ये भी किसमें है?
म्यू में है। लेकिन एक पॉइंट और ध्यान में रख लेना, मनुष्य की आरबीसी का म्यू में व्यास कितना है 7.4, लेकिन वहीं पे पूछ ले एमएम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम में एमएम के अंदर भी पूछ लेता है, तो कितना ध्यान में रखोगे 0.007 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.007 mm हो जाएगा, मनुष्य की आरबीसी का व्यास हो जाएगा, मनुष्य की आरबीसी का व्यास हो जाएगा। ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन निकल के आया है, ठीक है, ध्यान में रखोगे। मनुष्य की आरबीसी का व्यास कितना होता है, तो मनुष्य की आरबीसी का व्यास होता है साहब कितना 7.4 म्यू, वर्ताकार होती है आकृति इसकी। बात करें वहीं पे एमएम के अंदर तो 0.007 mm इसका व्यास होता है। सबसे छोटी आरबीसी किसमें होती है, तो सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है कस्तूरी मृग के अंदर, इसी को अपने मस्क डियर बोलते हैं। लगभग इसके अंदर कितना होता है 2.4 या 5 के समथिंग म्यू में इसका व्यास होता है। आपको ध्यान में रखना है कि सबसे छोटी आरबीसी किसमें पाई जाती है। वहीं बात करें सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होती है, सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होती है, तो होती है एम्फीयूमा में। किसमें होती है, एम्फीयूमा, सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है एम्फीयूमा में। और इसका व्यास आपको ध्यान में रखना है, इसका क्या ध्यान में रखना है, व्यास ध्यान में रखना है, व्यास। इसका व्यास कितना होता है, इसका व्यास होता है 75 से 80 म्यू होता है। कितना होता है 75 से 80 म्यू होता है। ये यू जो लिख रहा हूं मैं उल्टा चिन्ह, ये क्या है म्यू है, ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीयूमा, व्यास कितना 75 से 80 म्यू। और इसी एम्फीयूमा का एक और नाम है, वो नाम ध्यान में रखोगे, इसको कोगोइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोगोइल बोलते हैं, कोगोइल भी बोलते हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर हम लोगों ने तो बुक में पढ़ा है कि सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की होती है, ठीक है, तो सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की होती है। कोगोइल जो है वो सभी के अंदर आ जाएगा, लेकिन स्थलीय जीव पूछ ले, कोगोइल जलीय जीव है, ठीक है। आप लोगों ने पानी वाला सांप का नाम सुना होगा, ठीक है, इसको आम भाषा के अंदर पानी वाला सांप भी बोल देते हैं, ठीक है। काफ़ी मतलब मीटर 1.5 मीटर लंबी होती है ये, पानी का जो सांप की तरह चलती है, ठीक है, बल खा के चलती है, तो इसको क्या बोलते हैं, कोगोइल बोलते हैं। वास्तव में इल होती है, लेकिन जलीय जीव है इस, तो जलीय जीवों के अंदर सबसे ज़्यादा पूछ ले, या वैसे भी सबसे ज़्यादा बड़ी आरबीसी या सबसे बड़ी आरबीसी पूछ ले, तो सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीयूमा कोगोइल के अंदर हो जाएगी, ठीक है। स्थलीय जीवों के अंदर स्पेशल कंडीशन दे दें, स्थलीय जीवों में सबसे बड़ी, स्थलीय जीवों में सबसे बड़ी आरबीसी तो किस में आ जाएगा, हाथी में हो जाएगी। किस में हो जाएगी, हाथी में हो जाएगी। ये पॉइंट ध्यान में रख लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। सबसे बड़ी आरबीसी किस में हो जाएगी। अब सर क्वेश्चन दे दिया कि सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है, तो सबसे बड़ी आरबीसी वहां पे देख लेना, अगर हाथी ऑप्शन में आता है तो हाथी जाएगा आंसर। अगर हाथी ऑप्शन में है और ऑप्शन के अंदर कोगोइल या एम्फीयूमा दे रखा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा, सबसे बड़ी आरबीसी फिर किस में हो जाएगी, एम्फीयूमा या कोगोइल के अंदर हो जाएगी, क्योंकि हाथी का नंबर कोगोइल या एम्फीयूमा के बाद का है, क्योंकि स्पेशल वो स्थलीय जीव है। अगर कंडीशन दे दे कि स्थलीय जीवों में किसकी होगी, तो हाथी है। अगर सबसे बड़ी पूछ ले तो फिर एम्फीयूमा या कोगोइल ध्यान में रखोगे। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये होगी हाथी की बात। सबसे बड़ी आरबीसी देख ली किसमें पाई जाती है, सबसे छोटी आरबीसी देख ली किसमें पाई जाती है। उसके बाद में मेंढक की आरबीसी का और ध्यान में रखोगे, ठीक है। मेंढक की आरबीसी के बारे में और थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, मेंढक से भी क्वेश्चन उठा लेता है एग्जामिनर। मेंढक, ठीक है, मेंढक की आरबीसी, मेंढक की आरबीसी की आकृति की बात करें, तो आकृति जो होती है मेंढक की आरबीसी की वो कैसी होती है, अंडाकार होती है, अंडाकार, ठीक है, ये आकृति पूछ लेता है। व्यास की बात करें मेंढक की, तो मेंढक की आकृति का व्यास कैसा होता है, तो व्यास इसका कितना होता है, 35 म्यू होता है। कितना होता है, 35 म्यू होता है। ये मेंढक के लिए ध्यान में रखना है, ठीक है। वहीं पे बात करें, आपने ऊंट और लामा का नाम सुन रखा होगा, इसका भी क्वेश्चन बना लेता है। तो ऊंट और लामा को मैं अलग से लिख रहा हूं, ऊंट हो गया, ठीक है, वह लामा हो गया, ऊंट हो गया, वह कौन सा हो गया, लामा हो गया, मामा नहीं है रे, लामा है, ठीक है। तो ऊंट व लामा की आकृति पूछे, आरबीसी की आकृति, आकृति पूछे, आकृति कैसी होती है, इनकी भी अंडाकार होती है, इनकी भी कैसी होती है, अंडाकार होती है। ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है।
अब किस लिए ध्यान में रखनी है ये मैं बताऊंगा कि मैंने अभी अभी बताया थोड़ी देर पहले जब स्टार्ट किया था चैप्टर, क्या बताया था कि अपनी आरबीसी जो है वो पूरी तरह से सेल नहीं है, क्योंकि सेल की विशेष पहचान यानी कोशिका की विशेष पहचान जो होती है वो किससे होती है, उसके अंदर पाए जाने वाले केंद्रक से होती है। लेकिन आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया नहीं जाता। अपने किशोरुकी वर्ग के प्राणियों या मेमेलिया वर्ग की बात करें, मेमेलिया वर्ग की बात करें तो मेमेलिया वर्ग के प्राणियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। मेमेलिया वर्ग की आरबीसी की प्राणियों आरबीसी है मेमेलिया वर्ग में, उनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। लिख देता हूं कि मेमेलिया वर्ग, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, स्तनधारी वर्ग, स्तनधारी वर्ग, मेमेलिया वर्ग या कौन सा वर्ग हो जाएगा, स्तनधारी वर्ग हो जाएगा। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मेमेलिया वर्ग हो गया, स्तनधारी वर्ग हो गया। अब पहले तो ये समझो कि मेमेलिया वर्ग या स्तनधारी वर्ग क्या है। मेमेलिया या स्तनधारी वर्ग का मतलब ये हो गया कि ऐसे जीव जिनके अंदर मेमेलियंस का, स्तनधारी का मतलब यानी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हो, या अपने बोलते हैं कि स्तन ग्रंथियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेमेलियंस ग्लैंड बोलते हैं। मेमेलियंस ग्लैंड यानी स्तनधारी ग्रंथियां, चाहे वो दुग्ध निर्माण करते हों चाहे दुग्ध निर्माण ना करते हों, अगर किसी जीव के अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है वो किस में आएगा, स्तनधारी प्राणियों के अंदर आएगा, यानी स्तनधारी वर्ग आएगा, स्तनधारी वर्ग यानी मेमेलिया वर्ग आएगा। जैसे मैं बात करूं गाय दूध देती है, ठीक है, मानव हो गया, मानव भी अपने शिशु को दूध पिलाता है, ठीक है, वहीं पे जितने भी जीव हैं इस प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्या आ जाएंगे, मेमेलिया या स्तनधारी जीव कहलाएंगे। अब सर सभी को तो चेक नहीं कर सकते कि कौन सा जीव दूध पिलाता है अपने बच्चे को, तो सर क्या है, कैसे याद रखें, ट्रिक क्या है, तो अपने को क्या ध्यान में रखना है कि जिसके भी बाहर कर्ण पल्लव पाए जाते हो, ये कान का जो पलड़ा है ना बाहर, इसको कर्ण पल्लव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अरे कर्ण पल्लव बोलते हैं। जिसके भी कान के बाहर ये कर्ण पल्लव पाया जाता है वो सभी के सभी किस जीव के अंदर आते हैं, वो मेमेलिया जीव के अंदर आते हैं, अपने ही वर्ग के प्राणी हैं। जैसे मैं बात करूं ऊंट की, ऊंट का बाहर का कान ये कर्ण पल्लव दिखाई देता है, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, स्तनधारी प्राणी हो जाएगा। चूहे की बात करूं, चूहे के बाहर भी आपने देखा होगा छोटे छोटे कान पाए जाते हैं, वो भी कैसा हो जाएगा, स्तनधारी प्राणी हो जाएगा। आपने देखा होगा चमगादड़, या अपने हाँ चमगादड़ बोलते हैं इसको, ठीक है, चमचेड़ आम भाषा में बोल देते हैं, वैसे इसको चमगादड़ बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा वो तो पक्षी के समान उड़ता है, लेकिन उड़ने से काम नहीं चलता, वो कैसा जीव है, वो स्तनधारी जीव है, वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है, यानी स्तन ग्रंथियां किसी के अंदर विकसित। जैसे मैं व्हेल मछली की बात करूं, व्हेल मछली से अच्छा क्वेश्चन आता है, वो मछली जरूर है लेकिन वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ठीक है, और वो भी किसके अंदर आती है, स्तनधारी जीवों के अंदर आती है। तो इस प्रकार से स्तनधारी यानी स्तन ग्रंथियां जिसमें पाई जाती है, ट्रिक मैंने बता दी है कि क्या देखोगे, स्तन ग्रंथियां नहीं देखोगे, क्या देखोगे रे, कान देखोगे, यानी कर्ण पल्लव जिसके बाहर पाई जाती है वो क्या कहलाएंगे, स्तनधारी जीव कहलाएंगे। हो गया काम स्तनधारी जीवों का। तो मैंने क्या बोला है कि मेमेलिया वर्ग या स्तनधारी जीवों के अंदर आरबीसी के अंदर क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन वहीं पे मैंने बात की है ऊंट और लामा की, ये लो ऊंट और लामा, वापस आ जाओ, ऊंट व लामा, ऊंट व लामा। अब ऊंट व लामा दोनों क्या है, ऊंट के भी कान दिखाई देते हैं, लामा एक भेड़ के समान जीव होता है। लामा कैसा होता है, भेड़ जैसा ही होता है, ठीक है। आजकल लड़कों की जो हेयर स्टाइल चली हुई है ना, एक साइड से वो पूरी तरह से कटिंग करवा लेते हैं और इस साइड से पूरी तरह से उठा लेते हैं, तो वो लामा हेयर स्टाइल है। आप नेट पे सर्च करके देखना लामा की तस्वीर को, आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्रेज आया है कटिंग का वो कहाँ से आया है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो ऊंट व लामा जो है, ऊंट व लामा, ऊंट को तो आप जानते हैं, ऊंट के भी बाहर कान दिखाई देते हैं, लामा के भी बाहर कान दिखाई देते हैं। तो जिन जीवों के बाहर कान दिखाई देते हैं वो स्तनधारी जीव हैं। तो मैंने क्या बोला कि मेमेलिया या स्तनधारी जीवों की आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि ऊंट व लामा दोनों ही क्या है, अपवाद है। ऊंट व लामा क्या है, अपवाद है। किसके अपवाद है, आरबीसी में केंद्रक होने के, यानी इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, पाया जाता है। ये बातें ध्यान में रखोगे, यानी स्तनधारी जीव या मेमेलिया वर्ग के प्राणियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट और लामा दोनों ही स्तनधारी प्राणी हैं, दोनों ही स्तनधारी प्राणियों के प्राणी हैं, मेमेलिया वर्ग के प्राणी हैं, और इन दोनों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यानी ये दोनों ही क्या है, मेमेलिया वर्ग के अपवाद हैं, ठीक है। इसलिए इसका कई बार क्या पूछ लिया जाता है, आरबीसी का आकृति पूछ ली जाती है। तो आरबीसी की आकृति भी ध्यान में रखोगे, इसकी आरबीसी की आकृति क्या होती है, तो इनकी आरबीसी भी साफ कैसी होती है, अंडाकार होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का आपको अगर कोई डाउट नज़र आता है, किसी भी प्रकार का कोई पॉइंट रह गया है
ठीक है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सभी को।